हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज है 25 फरवरी और आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं रिगार्डिंग उत्तराखंड या जो अपनी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कल आपको FATF के बारे में पूछा था, तो थोड़ा सा FATF के बारे में हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि FATF क्या होता है। और ये आंसर आप में से ही एक एस्पिरेंट ने दिया है, बहुत ही शानदार आंसर है, तो हम उसी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को और वन लाइनर न्यूज़ को। 3 वन लाइनर न्यूज़ आज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हरिद्वार कुंभ, और हरिद्वार कुंभ में कुछ परियोजनाओं के बारे में आया हुआ था। ठीक है, तो वो परियोजनाएं आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंस के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप GS पेपर 5 की बात करते हैं, उत्तराखंड के कल्चर की बात करते हैं, और GS पेपर 6 की उत्तराखंड के कल्चर से हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बूस्ट होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। फिर जो अगली न्यूज़ है, केरल का नाम अब चेंज करके केरलम कर दिया गया है, तो ये GS पेपर 2 पॉलिटी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आर्टिकल 3 के बारे में बड़े ही डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर HPV वायरस के बारे में आपको पता ही है, ह्यूमनो पैपिलो वायरस है ना, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप 3 फरवरी की न्यूज़ देखेंगे, DNA देखेंगे, या 4 फरवरी का DNA देखेंगे, तो उसमें ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या करा था कि HPV टीके लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करी थी देहरादून में। लेकिन अब भारत सरकार भी क्या कर रही है, 14 वर्ष की किशोरियों को क्या लगाएगी, HPV टीका लगाइए, जिससे कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। ठीक है, जो 5वीं इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एल मंचो के बारे में है। ये मैक्सिको का ड्रग डीलर था जो कि कल मारा गया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गई, एक युद्ध की स्थिति आ गई थी। ठीक है, जो हमारे जो मैक्सिको की क्या है आर्मी है और वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक युद्ध की स्थिति आ गई थी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और हम इसको भारत के संदर्भ में ड्रग्स के बारे में पढ़ लेंगे कि भारत के जैसे पड़ोसी देश में है ना, वो जैसे गोल्डन ट्राइंगल हो गया, गोल्डन क्रेसेंट हो गया, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में GS पेपर 3 सोशल सिक्योरिटी के लिए भी क्या है, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। फिर भारत और इजराइल के संबंध पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी इजराइल की यात्रा पे गए हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इससे रिगार्डिंग जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके पेपर में आ सकती हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में, तो हम इसको भी एक बार क्या कर लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर कल कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर दिए थे। कल मैंने गलती से अर्थ ओवर फूड डे बोल दिया था, लेकिन वो क्या था, अर्थ ओवर शूट डे था। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिन्होंने भी क्या करा होगा, गूगल में पढ़ा होगा या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा। फिर मैंने कल पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पूछा, जो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से मिलकर बना है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। ठीक है, फिर 0 डे हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा था मैंने। ठीक है, फिर आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या है आर्टिकल है। कल जो CAA है वहाँ पर मैंने गलती से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला था, जबकि यहाँ पर क्या था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। ये तो कोई भी वैसे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर आज देख लेते हैं थोड़ा FATF के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, अंतर सरकारी संस्था है जो कि क्या करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक जो टेरर फाइनेंसिंग होता है ना, उसको रोकने के लिए क्या है कि वैश्विक मंच है। कौन है, FATF। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बड़ा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्या है, संस्था है। ठीक, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो G7 कंट्रीज़ ने करी थी। आज आपके लिए टॉपिक है कि G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, आपको डिटेल में कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी है। जो FATF का मुख्यालय है वो है पेरिस में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है काले धन पर रोक, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग रोकना, मतलब काले धन पर एक रोक है, आतंकवादी संगठनों की जो फंडिंग है उनको रोकना है,
फिर वित्तीय प्रणाली को पारदर्शी बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। इसके सदस्य हैं 38 देश और 2 क्या है समूह हैं, ठीक है, 2 आयोग है, जैसे यूरोपीय यूनियन है, एक तो ये है, और दूसरा है खाड़ी सहयोग परिषद है, ठीक है। तो ये टोटल कितने मेंबर है इसके? 40 मेंबर हैं, ठीक है, ये 40 मेंबर हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत इसमें 2010 में क्या बना था, इसका सदस्य बना था। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, FATF। तो आज यहाँ पर हमने FATF के बारे में भी पूर्ण तरीके से पढ़ लिया है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप टारगेट UPSC के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं टारगेट UPSC, और सीधे ही कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट UPSC के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर जितनी भी आंसर राइटिंग वगैरह होती हैं वो आप मुझे प्रत्यक्ष तौर पर क्या भेज सकते हैं, फिर मैं आपको रेक्टिफाई करके बता दूंगा कि कहाँ पर कमी हो रही है। साथ में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेली का जो करंट अफेयर होता है उसके बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंटरेक्ट करने का एक अच्छा माध्यम है आपके और मेरे बीच में। तो अगर आप चाहते हैं इस पे जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है वन लाइनर न्यूज़, ठीक है। तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट तो इस बार कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली, मतलब अपने प्यारे भारत में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो 2027 का AI समिट होगा वो कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड में होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 2027 का AI समिट होगा वो कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड में होगा। स्विट्जरलैंड इसकी मेजबानी करेगा, जो वैश्विक AI चर्चाओं और सहयोग के लिए एक तटस्थ केंद्र प्रदान करेगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि अगले साल 2027 में AI समिट कहाँ पर होगी? तो स्विट्जरलैंड में होगी, ठीक है। और ये भी फेब के महीने में ही होगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। फिर आगे है नीदरलैंड में 38 वर्षीय रॉब जेटन को सबसे कम उम्र वाले और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, एक तो सबसे कम उम्र है नीदरलैंड के जो क्या है प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट जेटन, ठीक है। दूसरे वो क्या हैं? गे हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे आयोग पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर अगली जो न्यूज़ है कि पंजाब में लगभग 40 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त खाद्य किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू करी है अभी? तो हाल ही में किसने करी है? तो पंजाब ने करी है। तो ये जो 3 वन लाइनर न्यूज़ है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक हाथी से संबंधित मैट्रियार्क कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, ये फीमेल हाथी से संबंधित था। तो ये एक UPSC का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ये कल मैं डिटेल में आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। हाथी समूह का नेतृत्व मादा हाथी करती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हाथियों की अधिकतम गर्भधारण अवधि कितने टाइम की होती है? तो 22 महीने की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि एक हाथी सामान्यतः केवल 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा कर सकता है, ऐसा गलत है। वो 60 से 70 वर्ष की आयु तक भी क्या कर सकता है? बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है। फिर चौथा ऑप्शन था हमारे पास कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में ना होकर बल्कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 3 और 4 ऑप्शन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, लेकिन 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन क्या है इसका? सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से संबंधित था, और कल हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी है। अगर जिसने भी कल के वीडियो नहीं देखा है वो कल के वीडियो को जरूर देखे, ठीक है। कल स्टैटिक पोर्शन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, हर न्यूज़ का हर एंगल पकड़ के हमने अच्छे से कवर किया है। तो कल की DNA को जरूर देखना, जो यस्टरडे वाला DNA मतलब जो हो चुका है DNA। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। और अल्पसंख्यक जो इसमें अल्पसंख्यक थे, 6 अल्पसंख्यक सदस्य थे, वो कौन थे? सबसे पहले थे हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन और पारसी, ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय थे। और कितने देशों के थे भाई? 3 देशों के हैं। जो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। तो यहाँ के जो अल्पसंख्यक थे इनके लिए कट ऑफ डेट क्या थी? 31 दिसंबर 2014 से पहले को जो यहाँ पर निवास कर रहा हो, ठीक है, उनके लिए क्या था यहाँ पर? अब क्या मिल जाएगी? उनको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये क्या है? पहला ऑप्शन सही है। यह अधिनियम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में लागू नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। कल हमने देखा था कि जो 6वीं शेड्यूल में अपने राज्य हैं, जो राज्यों के क्षेत्र हैं, वहाँ पर
जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 वो लागू नहीं होता। साथ में इनर लाइन परमिट वाले जितने भी क्या है राज्य हैं वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। हाल ही में उत्तराखंड में इस अधिनियम के तहत केवल अफगानिस्तान के से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा गलत है। वहाँ पर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही थे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के कितने थे, 153 थे और टोटल 159 क्या थे, सदस्य हैं जो क्या है अब उनको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए इसका क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, 1 और 2 इसका सही ऑप्शन है। ठीक, अब अगले जो हमने देखा था बाफ्टा अवार्ड से संबंधित था, तो बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाला इतिहास रच दिया, कौन सी थी, वो बूम थी। और बूम कहाँ की, बूम कहाँ की, किस राज्य की और किस भाषा की मूवी थी, तो मणिपुरी थी। ठीक है, मणिपुरी लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो बूम कहाँ कौन से लैंग्वेज की मूवी थी, तो मणिपुरी की थी। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर जो अगला क्वेश्चन था वो प्रहार नीति से संबंधित था। तो प्रहार नीति किस चीज से संबंधित थी, यह भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति है जो आतंकवादियों के वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क को लक्षित करती है। यहीं से हमने क्या करा था, एक इंटरलिंक करी थी FATA के साथ, है ना, FATA के साथ हमने एक इंटरलिंक करी थी। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, डेटा किसका सही ऑप्शन हो जाता है। तो ऑपरेशन प्रहार को कल हम डिटेल में पढ़ा था हमने, जो हमारी क्या है प्रहार इनिशिएट है या प्रहार नीति है। ठीक है, जो हमारे किसने करा है शुरू, जो हमारे गृह मंत्रालय ने शुरू करा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, फिर जो अगली न्यूज़ है वो उग्रवाद या नक्सलवाद से रिलेटेड है। तो कब तक खत्म करने का इसको लक्ष्य रखा गया था, तो समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है, मार्च 2026 तक है। ठीक है, हमने कल इसको भी डिटेल से पढ़ा है। फिर आगे देखा था हमने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IEA का पूर्ण सदस्य बनने के लिए किसी भी देश का OECD का सदस्य होना अनिवार्य, ये बिल्कुल सही है। भारत वर्तमान में OECD और IEA दोनों का ही पूर्ण सदस्य, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, केवल एक इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन क्या है इसका, डी का ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए। ठीक, फिर अगली जो न्यूज़ थी हमने कौन सी न्यूज़ पढ़ी थी, तो लुला द सिल्वा के बारे में पढ़ी थी। और वो क्यों आए थे, मतलब भारत में क्यों आए थे, तो जो इंडिया एआईड्स इम्पैक्ट समिट जो भारत मंडपम में आयोजित कर रहा है, वहाँ पर लुला द सिल्वा कहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है, डी किसका सही ऑप्शन हो जाता है। अब देख ले आज की न्यूज़ देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले हरिद्वार कुंभ 2027। ठीक है, तो मेन न्यूज़ क्या है, पहले मुख्य मुद्दा क्या है, तो केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिससे कुंभ को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक विकास मॉडल बनाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। और इसके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम, मतलब जो प्रिलिमिनरी फैक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभ का मेला किस वर्ष में प्रस्तावित है, तो 2027 में प्रस्तावित है। ठीक है, और इसके लिए कितने बजट की जो किस्त है वो एलोकेट की गई है अभी वर्तमान में, पहली किस्त तो 500 करोड़ रुपए की क्या है, एक किस्त एलोकेट की गई है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो परियोजनाओं के बारे में देखा मैंने ये न्यूज़ में, एक थी लखवाड़ परियोजना और एक सोंग परियोजना थी। तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास प्रीलिम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंस के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर अगर 6 की बात करें, ठीक है, उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां के लिए क्या हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक, नदी और स्थान क्या है, यह परियोजना यमुना नदी पर देहरादून के लोहारी गांव चक्राता के पास में बन रही है। कौन सी, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है, तो 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है इसकी। ठीक है, उसके बाद है 6 राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये केवल उत्तराखंड का प्रोजेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो कौन से 6 राज्य इसमें शामिल हैं, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना में कौन से 6 राज्य शामिल हैं, तो वो कौन से हैं, पहले उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल है और राजस्थान है। तो ये आपको 6 राज्य याद होने चाहिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, कौन सी परियोजना के लिए, तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, जैसे इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्ज प्राप्त है, यानी निर्माण का 90% खर्च कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। ठीक है, और 10% कौन कर रहा है, तो राज्य सरकार
सरकारें कर रही हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक राष्ट्रीय परियोजना है। ये क्या नहीं है, उत्तराखंड की इंडिविजुअल परियोजना नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड को इसमें बनने वाली पूरी 300 मेगावाट बिजली मिलेगी, जबकि पानी का इस्तेमाल बाकी राज्य पीने और सिंचाई के लिए करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बिजली मिलेगी वो किसको मिलेगी, केवल और केवल उत्तराखंड को मिलेगी। लेकिन जो पानी का इस्तेमाल होगा वो बाकी 6 राज्यों को, बाकी 5 राज्यों को भी होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, एक परियोजना है। फिर सोंग बांध पेयजल परियोजना है, ठीक है। तो यह सोंग नदी पर प्रस्तावित है। सोंग नदी दून घाटी की एक प्रमुख नदी है, जो आगे चलकर सिसवा नदी में मिल जाती है और आगे क्या हो जाती है, गंगा बेसिन का हिस्सा बनती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रेविटी आधारित सप्लाई है यहाँ पर। इस बांध का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे देहरादून शहर को ग्रेविटी के माध्यम से 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा। पानी सिंचाई से गुरुत्वाकर्षण के कारण खुद नीचे आएगा, इसलिए इसे पंप करने के लिए हर साल का खर्च और करोड़ों का खर्च और बिजली भी इससे क्या बचेगी। तो ये क्या है कि ग्रेविटी वाला परियोजना है, ग्रेविटी वाली परियोजना है, ठीक है। देहरादून का भू स्तर तेजी से गिर रहा है। यह बांध उस निर्भरता को कम करेगा, जिससे ट्यूबवेल आदि की जरूरत कम होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये जो सोंग बांध परियोजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बनने से देहरादून की प्रसिद्ध लेकिन प्रदूषित हो चुकी रिस्पना और बिंदाल नदियों को पुनर्जीवित करने में भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, डाउन टू अर्थ रिपोर्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। डाउन टू अर्थ रिपोर्ट पढ़ा रहा था, वहाँ पर भी इस नदी का जिक्र आया था, ठीक है। इस परियोजना का जिक्र आया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डाउन टू अर्थ मतलब जो संडे मैगजीन संडे स्पेशल के नाम से आती थी, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा से शुरू कर दूँ। आप मुझे कमेंट में बताना कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ रिपोर्ट है, ठीक है। योजना है, योजना ये वाली नहीं है, योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आती है, कुरुक्षेत्र, ठीक है। 2 मैगजीन ये हो गई, ठीक है। एक न्यू इंडिया समाचार आता है, ठीक है, न्यू इंडिया समाचार आता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इनकी न्यूज़ और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या आपको लगता है कि इनको संडे स्पेशल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जानूँ मैं कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो जीएस पेपर 6 उत्तराखंड स्पेशल में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जीएस पेपर 5 उत्तराखंड की हिस्ट्री और कल्चर से भी क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा, आपको ना यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी, ठीक। इस टर्मिनोलॉजी को प्लीज़ कहीं पर नोट कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। स्थायी बनाम अस्थायी निर्माण, ठीक है। इवेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप के पास कोई भी एग्ज़ाम आता है अब, ठीक है, चाहे वो किसी मेले से संबंधित हो, ध्यान से सुनो, चाहे वो किसी मेले से संबंधित हो, है ना, चाहे वो किसी ऐसे फेस्टिवल से संबंधित हो जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर अस्थायी निर्माण किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा कुंभ मेला होता है तो अस्थायी टॉयलेट्स लगाए जाते हैं, अस्थायी तंबू लगाए जाते हैं, ठीक है। अस्थायी तरीके से पानी का प्रबंधन किया जाता है। लेकिन अब सरकार उसको क्या करने जा रही है, उसको स्थायी बनाने जा रही है। तो इस पूरे चीज को क्या कहते हैं, उसको अगर आपको एक शब्द में बोलना है ना तो इवेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं उसको। कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, हमने उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और वो करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो ऐसा ही नहीं होता कि बहुत कम लागत से बन जाता है, वो बहुत कम लागत से नहीं बनता, वो करोड़ों रुपए से बनता है, ठीक है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अब उसको सरकार चाह रही है कि इसको परमानेंट ऐसे ही बना दिया जाए, ताकि क्या हो, इसको हमको बार बार इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। जब भी हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इवेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी टर्मिनोलॉजी है। शायद ही उत्तराखंड में आपको ऐसी नॉलेज कोई दे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि इन सब चीज़ों को आप नोट करके रख लो। आपके मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स में भी अगर कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर काम आ सकती है, अगर आपका पेपर इतना स्टैंडर्ड में पहुंच पाया तो, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। फिर शहरीकरण और यातायात प्रबंधन, हरिद्वार में भीड़ प्रबंधन और सुव्यवस्थित यातायात के लिए जो मॉडल तैयार होगा वह राज्य के अन्य पर्यटक स्थलों में भी एक केस स्टडी बन सकता है। देखो अभी क्या होगा कि जब जो 2027 में कुंभ मेला होगा ना, तो वहां पर क्या होगा,
भीड़ प्रबंधन होगा ना, क्राउड मैनेजमेंट वाली बात होगी, यातायात प्रबंधन की बात होगी, तो जो उसके लिए मॉडल बनेगा वो उत्तराखंड के हर उस भीड़ भाड़ इलाके वाले मॉडल, भीड़ भाड़ वाले इलाके, या जहाँ पर क्या होगा आगे चलकर कोई मेला होगा, आगे चलकर कोई त्यौहार होगा, तो वहाँ पर हम उसी मॉडल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो एक केस स्टडी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। जब भी आप जीएस पेपर 6 की बात करते हैं या जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप इसको उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप फिर कहाँ की बात करें, आप अपने जीएस पेपर 3 की बात करें, तो वहाँ पर आप ऐसे एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध आप इसको जीएस पेपर 2 में सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताना कि जरा जो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध है वो कौन सी अनुसूची में है, ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध में कितनी सूचियां हैं, ठीक है। फिर आप मुझे बताना है कि उन सूचियों में कितने कितने विषय हैं। इसका मतलब मैंने आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक दे दिया है, ठीक है। मैंने आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक दे दिया है केंद्र राज्य से संबंधित, ये आपको पढ़ना है और एक समरी वे में आपको क्या करना है, इसको कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। दूसरा, आपको चीज़ों को समराइज करना भी आ जाएगा। आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग इज अ आर्ट, ठीक है। वो एक आर्ट है कि कैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज होता है तो कैसे आप उसको 150 और 100 शब्दों में संक्षिप्त तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं देखना चाहता हूँ कि आज मैंने अगर आपको पूरा सेंटर स्टेट रिलेशन क्या दे दिया है कौन सी अनुसूची में है, ठीक है। पहली चीज़, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है, उसके बाद इसमें कितनी सूचियाँ हैं, उन सूचियों में कितने कितने विषय हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय, वो आपको जानकारी कहाँ पर देनी है, कमेंट सेक्शन में देनी है, ठीक है। तो मैं आज इस चीज़ का इंतजार करूंगा और इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि मैं हर किसी के जो कमेंट्स होते हैं वो मैं अपने मतलब प्रत्यक्ष मतलब पूर्ण होश और हवास में देखता हूं, ठीक है। और जब आप मुझे बाद में कभी आंसर राइटिंग चेक कराते हैं तो मुझे आपकी सीरियसनेस पता चल जाती है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो उस बेस पे फिर मैं आपको फर्दर आगे आपको आपकी सहायता में जितना मैं सहायता कर सकता हूँ उस हिसाब से मैं आपकी सहायता करूँगा, ठीक है। फिर अगर इसमें पर्यटन की बात करें तो कुंभ 2027 को आधुनिक अवसंरचना के साथ जोड़ना एक क्या है, रिलीजियस टूरिज्म है जो सुगम पर्यटन में बदलने का प्रयास है, ठीक है, जो सस्टेनेबल एंड एक्सेसिबल टूरिज्म में क्या है, बदलने का प्रयास है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है और वैसे भी हम टूरिज्म के लिए तो कितनी सारी योजनाएं चला रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए टॉपिक है। अब मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें क्या थी, परियोजनाएं थी, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो ये आपके पास क्या है, एक एमसीक्यू है, आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ और ये न्यूज़ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो केरलम, अब केरल का नया नाम क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा, ठीक है। केरल का नया नाम क्या हो जाएगा, तो केरलम होने की बात करिए। देखो कौन से आर्टिकल में और कौन सी अनुसूची, पूरी की पूरी जो पहली अनुसूची है ना, पहले की अनुसूची है पूरी की पूरी 1 से और 4 आर्टिकल तक, तो ये सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आज हम पढ़ भी लेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को क्या दे दिया, अपनी मंजूरी दे दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी राज्य का नाम चेंज हो रहा है तो वो कौन से आर्टिकल में होता है भाई, तो वो कौन से आर्टिकल के हिसाब से होता है, तो आर्टिकल 3 के हिसाब से होता है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल, राज्य के नाम बदलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 3 में। ये आपके पास प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, ठीक है। पावर किसके पास है, तो राज्य का नाम बदलने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है, केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होती है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है, संसद के पास है। बहुमत का क्या प्रकार है, तो इसमें इसके लिए संसद में कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। अब ये आप इसको अपने जीएस पेपर 1 से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं। केरलम नाम सबसे पुराना ऐतिहासिक प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो अशोक के दूसरे शिलालेख से मिलता है, ठीक है, जहाँ इसे केरल पुत्र कहा गया है। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि अशोका को केरल पुत्र अशोक के कौन से शिलालेख में कहा गया है, तो दूसरे शिलालेख में कहा गया है। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको कोई किताबें रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज भी हमारे दिमाग में एक भ्रांति है कि बस हम नई नई किताबें लें, अगर हमको 2 नए क्वेश्चन कहीं पर मिल जाते हैं तो हम उसके लिए भी एक नया एडिशन खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। न्यूज़पेपर इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में इनडायरेक्टली बहुत सारी जानकारियां होती हैं, ठीक है, और वही काम क्या कर रहा है, डीएनए आपके लिए कर रहा है। तो अगर आपको डीएनए सच में पसंद आता है और आपको लग रहा है कि डीएनए आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं संविधान की अनुसूची पर। तो नाम बदलने से कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? तो पहली अनुसूची प्रभावित होती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इसे 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में बदलने की मांग करी है। अब आप इसको बोलोगे कि 8वीं भाषा में क्यों? देखो, जब केरल है ना, जब नाम क्या है, केरल है, ठीक है, केरल है, तो हमारे जितने भी संविधान में जितने भी जगह पर केरल शब्द का उच्चारण होगा तो वो जितनी भी हमारे 8वीं शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं, कितनी भाषाएं, आप मुझे कहाँ पर देंगे? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, ये सारी की सारी जानकारी आप मुझे कहाँ पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ताकि अब केरल को जहाँ जहाँ पर केरल लिखा होगा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर क्या हो जाए? केरलम हो जाए और अलग अलग भाषाओं में हो जाए। ठीक है, जो भी अपनी अलग अलग, मतलब जो भी अपनी 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं। ठीक है, फिर यहां पर आपको पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो केरल राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और आपको ये याद होना चाहिए कि भाषा के आधार पर ये क्या बना था? राज्य बना था। केरल राज्य जो बना था वो भाषाई आधार पर बना था। इसी से एक रिलेटेड आपको एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? और अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई उस पूरे आंदोलन में, तो उस व्यक्ति का नाम भी आप मुझे कहाँ पर बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब आप इसको अगर मेन्स में अगर बताना चाहो तो जीएस पेपर 2, ठीक है, जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान का भाग 1, वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे तरीके से वहाँ पर कोड कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 क्या है? यह संसद को अधिकार देता है कि वह किसी भी मौजूद राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र बदल सकती है। अनुच्छेद 3 क्या देता है? किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बदल सकती है। अब इसका प्रोसेस क्या है? तो यह बिल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति इस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास अब उनके विचार जानने के लिए भेजता है, लेकिन वो जो विचार देते हैं वो क्या नहीं होते? संसद पर बाध्य नहीं होते। आपको इस बात को याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जहां पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। फिर अनुच्छेद 4 क्या है? तो 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं माना जाता। कि कौन से आर्टिकल के अंडर में? तो 368 आर्टिकल के अंडर में इसे संसद के साधारण बहुमत के से पास किया जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ याद हो गई है कि अगर हमको किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र बदलना है तो उसके लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए संसद में? तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, अब संविधान की अनुसूचियां, तो क्या है? भारत का नाम बदलने के लिए संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र शामिल हैं, में बदलाव करना होगा। तो पहली अनुसूची में कितने आर्टिकल है? तो भाई 4 आर्टिकल है। ठीक है, 1 से 4 आर्टिकल। ठीक है, 1 2 3 4 आर्टिकल है। तो वही तीसरा आर्टिकल क्या कर देता है कि किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 को हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अनुच्छेद 3 माना मेंस में भी आता है तो आप केवल इतनी सी, केवल तो नहीं है, खैर इतने से कंटेंट से आप क्या कर सकते हैं? इसमें आंसर लिख सकते हैं अपना। ठीक है, चाहे वो 150 शब्दों का ही सबसे बड़ा आंसर क्यों ना हो। ठीक है, तो आर्टिकल 3 संसद को भारत के किसी भी राज्य का नक्शा और नाम बदलने की पूरी शक्ति देता है। संसद के पास क्या क्या शक्ति हैं? तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य में 5 बदलाव कर सकती है। जैसे पहला क्या? किसी राज्य से उसका कोई भी हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बनाना, जैसे अपना प्यारा उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना है। ठीक है, दूसरा है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना। अगर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है तो भी अनुच्छेद 3 में संशोधन करना पड़ेगा, या संसद के पास उसकी शक्ति है। ठीक है, किसी भी राज्य का अगर क्षेत्र घटाना है तो भी यहाँ पर है। किसी राज्य की सीमाओं में अगर बदलाव करना है तो भी यहीं पर है। और किसी राज्य के नाम में बदलाव करना है, जैसे केरल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया जाएगा, तो वो भी अनुच्छेद 3 से ही होता है। अब इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है? ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी देख लेते हैं। संसद अपनी मर्जी से रातों रात यह नहीं कर सकती, इसके लिए खास प्रक्रिया है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि राष्ट्रपति की सिफारिश। ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। जो प्रियर रिकमेंडेशन है राष्ट्रपति जी की, वो लेना क्या है? अनिवार्य है कि हम क्या कर रहे हैं भाई, ये नाम चेंज कर रहे हैं, हम ये राज्य नया बना रहे हैं, हम इस राज्य का क्षेत्रफल घटा रहे हैं, हम इस राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले किस व्यक्ति की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है? तो राष्ट्रपति जी की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। ठीक है, तो
ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक स्टेप के बाद जब दूसरा स्टेप आता है तो राज्य की राय भी लेते हैं। राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि वे अपने विचार रख सकें। इसके लिए एक समय सीमा भी क्या की जाती है, तय की जाती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बिल होगा वो राष्ट्रपति जी को देंगे। फिर राष्ट्रपति जी उस संबंधित राज्य जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होती है, नाम बदला जा रहा है, क्षेत्रफल को घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, या तोड़ के एक नया राज्य बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, उस विधानसभा मतलब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उस विधानसभा में उस बिल को भेजते हैं। वहाँ पर विचार विमर्श होता है, एक निश्चित मतलब उनको एक क्या दिया जाता है, टाइम लिमिटेड दिया जाता है, लिमिटेड टाइम दिया जाता है। फिर दूसरी स्टेप के बाद तीसरी स्टेप क्या आता है, राय मानना बाध्यकारी नहीं है। जो भी विधानसभा चाहे, राज्य विधानसभा चाहे हाँ कहे या ना कहे, संसद उनकी राय मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो संसद क्या है, उस विधानसभा की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद राज्य की राय को खारिज भी कर सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा स्टेप क्या है कि चौथे स्टेप में वोटिंग होती है। संसद में यह बिल साधारण बहुमत से पास होता है, इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आज आपको मुझे एक चीज़ और भी बतानी कि व्हाट इज़ द सिंपल मेजॉरिटी एंड व्हाट इज़ द स्पेशल मेजॉरिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, और सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी में क्या अंतर होता है। ये आपको मुझे कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक फिर से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो जरा इस एमसीक्यू को क्या करना, अटेम्प्ट करना। ठीक है, और फिर मुझे आंसर कहाँ पर देना, कमेंट सेक्शन में देना। ठीक, अब जो आपके पास अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सिंगल डोज एचपीवी। लेकिन सिंगल डोज एचपीवी से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, ये ईपीएफओ 2021 का क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके यूके SSS एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ठीक है, जिस प्रकार के यूके SSS ने अपनी क्या बना दी है, अवधारणा बना दी है एग्जाम की, या यूके पीएससी में ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, द वर्ड वैक्सीन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड हैविंग मीनिंग। मतलब जो वैक्सीन शब्द है, जब कोविड हुआ था तो 2021 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था अपने एग्जाम में। ठीक है, और 2015 में भी पूछा था, मतलब 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन आया था 2021 में। अब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर हमारा पीसीएस तो क्या है, वैसे भी कॉपी पेस्ट पीसीएस है ना, कभी भी क्या करता है, कॉपी पेस्ट कर लेता है। आपके पास ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि जो वैक्सीन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लाया गया है या मिला है, तो वो काऊ से लाया गया है। इस बात को याद रखना कि जो काऊ है, जो गाय है, ठीक है, वो लैटिन भाषा में उसको क्या, लैटिन भाषा में जो जो हमारे वैक्सीन शब्द है उसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, काऊ कहते हैं। तो यहां से ड्राइव किया गया है इसको। ठीक है, इस वैक्सीन शब्द को। ठीक, तो अब जैसे एचपीवी वैक्सीन क्या आ गई है, न्यूज में आ गई है। ठीक है, तो अगर हमारा आयोग और जैसे छोटा आयोग है, मतलब छोटा मतलब यूके SSS आयोग है, या जो बड़ा है अपना यूके पीएससी है, ये कभी भी ये क्वेश्चन को क्या कर सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है, ठीक है, कि आप आज अभी क्या करो कि जितने भी डीएनए के लेक्चर्स बनते हैं उनको आंख नाक कान खोलकर, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां खोलकर क्या करो, देखो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। ठीक है, तो सिंगल डोज एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमो वायरस क्या है, एक डोज है, मतलब एक इंजेक्शन है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर न्यूज क्या है, तो भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए 14 साल की लड़कियों के लिए सिंगल डोज एचपीवी मतलब ह्यूमन पेपिलोमो वायरस टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए यूविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब देखो, जैसे ये यूविन पोर्टल आया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, इस यूविन के फुल फॉर्म आपको गूगल करनी है। ये आपके लिए बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कि जब भी जैसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे यूविन आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी। जैसे बिहार पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो आपके पास भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विन। यूविन में विन का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आप यूविन में यू का मतलब क्या है, विन का मतलब क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। मैं चाहता तो मैं खुद लिया था, लेकिन वो फिर याद नहीं रहेंगे आपको। लेकिन जैसे ही आप एक बार उसको गूगल करोगे तो आपको ये फुल फॉर्म याद हो जाएगी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वायरस और बीमारी का नाम क्या है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किस कैंसर का मुख्य कारक है, तो सर्वाइकल कैंसर। और आज मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरी सबसे बड़ी आम कैंसर है, मतलब दूसरा सबसे बड़ा जो आम कैंसर है
है वो क्या है, सर्वाइकल कैंसर, और जो पहला आम कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए, हर फीमेल को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड ग्रुप क्या है कि इस अभियान के तहत किस उम्र की लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है, तो 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। पोर्टल का नाम क्या है, तो टीकाकरण स्लॉट बुक करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, तो यूविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। जैसे हम कोविड में भी तो स्लॉट बुक करते थे, तो वैसे ही क्या है, अब इस टीका के लिए जो HPV टीका होगा उसके लिए भी यूविन पोर्टल में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। स्वदेशी वैक्सीन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये सर्वैक्स है, सर्वैक्स जो अपनी क्या है HPV वैक्सीन है, ठीक है। भारत की स्वदेशी HPV वैक्सीन का नाम क्या है, तो सर्वैक है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको क्या बनाया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या हो जाता है, पॉइंट हो जाता है कि HPV वैक्सीन है, उसका नाम क्या है, तो सर्वैक है उसका नाम, और इसको किसने बनाया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ठीक है। अभियान की वैक्सीन, अभियान की शुरुआती 2 वर्षों में मुख्य रूप से किस वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा, तो MSD की गार्डासिल वैक्सीन को किया जाएगा। और इसकी जो इसको कौन लाता है, तो GAVI अलायंस से मिली है इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर फैक्ट क्या है कि सर्वाइकल कैंसर भारत की महिलाओं को प्रभावित करने वाले, देखो आमतौर पर दूसरे नंबर का कैंसर है, पहले नंबर का क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो GS पेपर 3 में सीधे आप इसको क्या कर सकते हैं, मानव स्वास्थ्य और बीमारियों से वाले सिलेबस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जैव प्रौद्योगिकी और स्वदेशीकरण, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडिजीनियस वाला वो है ना टॉपिक, वहाँ पर आप बता सकते हैं कि कैसे सर्वैक जो अपनी वैक्सीन है, जो HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को ख़त्म करने के लिए जो अपनी वैक्सीन है उसको किसने बनाया है, तो उसको स्वदेशी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो ये विकसित भारत, जो हम अपने को बोलते हैं ना विकसित भारत 2047, तो आप अगर आप 2047 तक भारत को विकसित देखना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, तो उसमें यही तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्वदेशी मिसाइल हो गई, अपने स्वदेशी इकोनॉमी चीज़ों में वो हो गई, ठीक है। जितने भी अपने क्या बने इंडस्ट्रियलाइजेशन करें हम स्वदेशी माध्यमों से करें, जो भी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट हो वो स्वदेशी हो, जितने भी हम किसमें मेडिसिन वाले फील्ड में करें वो हमारे क्या हो, स्वदेशी हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्या हर डे के हर न्यूज़ में क्या मिलती हैं, ये छोटी छोटी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐसे में ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर GS पेपर 1 सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नीतियां कैसे हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा और जो अपनी क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए सरकार के कुछ प्रमुख कदम के रूप में ये काम कर रहे हैं। देखो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब यहाँ पर सीधे सीधे ये है कि पहले ही उनको इस चीज़ का दे देना टीका, ठीक है, टीका दे देना ताकि ये बीमारी ही ना हो, ठीक है, ये कैंसर बीमारी ही ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर E-गवर्नेंस इन हेल्थ में कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो E-गवर्नेंस हेल्थ में कैसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो E-गवर्नेंस में ना एक शब्द आता है स्मार्ट, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इस स्मार्ट को जरा एक बार गूगल में सर्च कर लेना एंड इसके फुल फॉर्म को ना अपने दिमाग में बैठा लेना कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट। जब भी आप E-गवर्नेंस की बात करेंगे ना, स्मार्ट, और इसमें T फॉर ट्रांसपेरेंसी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार इसको क्या करना, एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कल मैं एक बार इसको ले आऊँगा, ठीक है। E-गवर्नेंस के कंपोनेंट अभी क्या बोला था मैंने, मैं तो खुद भूल गया अभी, सॉरी, इसको मैं कल ले आऊँगा चलो आपके लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो स्मार्ट, हाँ स्मार्ट, कैसा भूल गया मैं, कैसा भूल सकता हूँ मैं, स्मार्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो ये टर्म है इसको आप एक बार गूगल में देख लेना, फिर मैं आपको कल इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा कि स्मार्ट की E-गवर्नेंस में क्या भूमिका है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है। तो कोविड-19 के दौरान कोविन की सफलता के बाद अब सामान्य टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल का इस्तेमाल हेल्थ केयर में डिजिटल तकनीक के उपयोग का एक साधारण एग्जाम्पल है। तो आप बता सकते हैं कि हेल्थ केयर में जो E-गवर्नेंस है वो कैसे इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सर्वाइकल कैंसर हमने 3 फरवरी DNA, अच्छा इसको 3 फरवरी को हमने जो DNA था, पहला लेक्चर था जो फरवरी महीने का, उसमें भी हमने इसको क्या करा था, पढ़ा था, जब उत्तराखंड की पहलाई थी, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। बीमारी क्या है, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय गिरवा कैंसर, यह महिलाओं के
महिलाओं में जानलेवा साबित होने वाला कैंसर है, ठीक है। वायरस क्या है जिसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। ये वैक्सीन क्या है, इसके लिए HPV वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सरकारी योजना क्या है, तो UPI यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इस टीकों को क्या किया गया है, इसको वो किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। अब उत्तराखंड कुछ पहले थी ना, उस टाइम मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था कि उत्तराखंड भी इसके लिए क्या कर रहा था, एक अभियान चलाया था, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, ठीक है। देहरादून में चलाया था। लगभग 22,000 किशोरियों को ये टीका दिया जाएगा। 14 से 15 साल की किशोरियों को ये टीका देने की बात करी गई थी आयु में, ठीक है। अब इसको आपने GS पेपर 6 और GS पेपर 3 से जोड़ना था, तो निवारक स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर जोड़ सकते थे, महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण से जोड़ सकते थे, और स्वास्थ्य अवसंरचना, मतलब अपने उत्तराखंड में स्वास्थ्य अवसंरचना कैसी है, ठीक है, वहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब क्या है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं। तो क्या है सर्विक्स, तो यह कैंसर की कोशिका से जुड़ा होता है। सर्विक्स गर्भाशय का जो वॉम्ब होता है, ये यूटेरस होता है का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो कि क्या है वर्जाइना से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण ये होता है। HPV एक बहुत ही सामान्य वायरस है जो यौन संपर्क, जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर मामलों में शरीर का इम्यून सिस्टम इस वायरस को खत्म कर देता है, लेकिन जब यह संक्रमण कई सालों तक बना रहता है तो ये क्या ले लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है। इसके लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण सिंपल तो नहीं है, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग है ना, असामान्य रक्तस्राव है। पेट के निचले हिस्से में जो हमारा निचला वाला एब्डोमेन होता है, हमारा मतलब फीमेल्स का, उसमें क्या होता है, दर्द होता है, और जो क्या है इरेगुलर डिस्चार्ज है, ये सब होता है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक आया तो ये MCQ है आपके लिए, और आपको क्या करना है, इस MCQ का आंसर देना है, ठीक है। कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। अब जो अगली न्यूज़ है वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये है भारत इजराइल, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में कहाँ पर गए हैं, इजराइल की यात्रा में गए हैं, ठीक है। 25 और 26 फरवरी के संदर्भ में भारत इजराइल संबंधों को ऐतिहासिक विकास और बदलते जो मिडिल ईस्ट के क्या है समीकरण है में भारत की यथार्थवादी जो प्रेगमेटिक विदेश नीति है, उसके बारे में ये टॉपिक हमको क्या देगा, मतलब ये एडिटोरियल हमको क्या देगा, जानकारी देगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि भारत और इजराइल के संबंध समय के हिसाब से कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बदल रहे हैं, ठीक है। चाहे आप इसको भारत अमेरिका के संबंधों से कनेक्ट करना चाहें, भारत इजराइल के संबंधों से कनेक्ट करना चाहें, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो भारत इजराइल पूर्ण कूटनीतिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुए, तो 1992 में शुरू हुए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे। इन्होंने 2017 में क्या करी थी, इजराइल की यात्रा करी थी। लेकिन इजरायली के एक प्रधानमंत्री थे, ठीक है, एरियल शेरोन, ठीक है, वो 2003 में कहाँ पर आए थे, भारत में आए थे, ठीक। अब देखो, मैंने कल आपको ना टेलीग्राम में एक टर्मिनोलॉजी पूछी थी, हेक्सागोनल अलायंस के बारे में मैंने आपको पहले ही पूछ लिया था, कहाँ पर, कल टेलीग्राम में पूछ लिया था, और वहाँ पर कुछ लोगों ने उसका आंसर भी दिया, कुछ मतलब 1-2 ही लोग देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यह शब्द क्या है, यह इजराइल द्वारा मध्य पूर्व में बढ़ती कट्टरपंथी के खिलाफ प्रस्तावित किया गया है, और इसमें क्या है, 6 देश हैं, यहाँ पर क्या है, 6 देश हैं, ठीक है। और वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हेक्सागोनल अलायंस में कौन से 6 देश शामिल हुए हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यह ईरान और उनके समर्थित गुटों जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हूती हो गया, उनके नेटवर्कों को कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये है, ठीक है। अब इसको मेंस में कहाँ पर जोड़ेंगे, तो GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको सीधे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। भारत इजराइल संबंधों का विकास, शुरुआती दौर, जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल को मान्यता तो दी लेकिन पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। वैचारिक दूरी थी उस टाइम पे इजराइल और भारत की, ठीक है, क्योंकि भारत क्या करता था, फ़लस्तीन को क्या करता था, लगातार समर्थन देता था, ठीक है। इसके बदलाव कब से शुरू हुए, 1992 से बदलाव शुरू हुए। PV नरसिम्हा राव के समय से में पूर्ण कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई, किस के बीच, तो भारत और इजराइल के बीच। वर्तमान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है, तो 2014 के बाद के संबंधों में खुलापन आया है। 2017 में PM मोदी की यात्रा ने दशकों की झिझक को तोड़ा। पहले की सरकारें इजराइल के साथ संबंधों को सार्वजनिक दूरी और निजी जुड़ाव तक सीमित रखती थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक दूरी और निजी जुड़ाव तक सीमित रखती थी, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि भारत क्या करता था, फ़िलिस्तीन को एड भी प्रोवाइड करता है, इवन आज भी एड प्रोवाइड करता है। और भारत में क्या होता है, कई बार भारत की जो फॉरेन पॉलिसी इस वजह से क्या हो जाती है,
ख़राब भी हो जाती है, ठीक है। तो खैर ये तो एक इंडिविजुअल मामला है, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, मैं अपनी तरीके से सोच सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर यही बात है, ठीक है। इसीलिए ये शब्द आया है यहाँ पर, सार्वजनिक दूरी और निजी जुड़ाव, जो एडिटोरियल लिख रहे थे उन्होंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। अब थोड़ा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं आपको बताता हूँ इजराइल के आसपास के देश कौन से हैं। वैसे मैं इसको आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये लेबनान है ऊपर, ठीक है। लेबनान के बाद सीरिया, सीरिया के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजिप्ट और यहाँ पर ये क्या है, गाजा पट्टी है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा, इसको आप देख लेना। यहाँ पर एक डेड सी भी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेड सी, ठीक। तो पूछा जा सकता है कि डेड सी किस किस के मध्य में है, ठीक है, किन दो देशों के मध्य में। ये वेस्ट बैंक है, ये जेरूसलम है जो इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी कहाँ पर है, जेरूसलम है, ठीक है। हाँ, तो तेल अवीव क्या है, जरा मुझे थोड़ा सा मैं अभी कंफ्यूज हो चुका हूँ, ठीक है। तो जरा इजराइल की राजधानी मुझे बताना कि इजराइल की राजधानी क्या है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो आपको मुझे पता है कि पड़ोसी देश पता चल गए होंगे, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान क्या है, इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इधर क्या है, ये मेडिटेरियन से है, भूमध्य सागर है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। आप देखो अलमंचो के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये टॉपिक खत्म हो गया, अब है अलमंचो टॉपिक, ठीक है। तो अलमंचो क्या था, एक ये ड्रग माफिया था, ड्रग माफिया था। और ये क्या हो गया, कल यहाँ मर गया, मतलब कल इसको मैक्सिको सेना ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या खबर है, तो मैक्सिको की सेना द्वारा देश के सबसे कुख्यात ड्रग माफिया एल मंचो को मारे जाने के बाद ड्रग कार्टेल और सेना के बीच में क्या हो गई, भीषण युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरे देश में हिंसा फैल गई। अब देखो ना, कुछ नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज़ को ना डिनाई मत करना कि यार इतना डिटेल में हमारा एग्जाम तो पूछ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर उसने पूछ दिया तो मतलब एक थोड़ा सा ये लगाओ कि अगर उसने गलती से पूछ दिया तो, जैसे जेलिस्को के बारे में पूछ दिया या टपालपा के बारे में पूछ दिया कि टपालपा और जेलिस्को किस देश से संबंधित है, क्या ये नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चर्चा में रहा व्यक्ति कौन है, नेमिसियो ओसोगुएरा सेर्वेटस, ठीक है। और इसका उर्फ क्या नाम है, एल मंचो है। तो ये क्या था, एक ड्रग माफिया था, इसको क्या कर दिया है, मैक्सिको का एक कुख्यात ड्रग माफिया था और इसको क्या कर दिया है, मैक्सिको सेना ने मार दिया है, ठीक है। एक संगठन यहाँ पर चर्चा में था, तो जेलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल, ये किस देश का कुख्यात आपराधिक संगठन है, तो ये मैक्सिको का ही ये क्या है, ये ड्रग बेचने का काम करते थे, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुके हैं कि मैक्सिको से जो ऊपर अपने अमेरिका में क्या होते हैं, ड्रग सप्लाई होती हैं, ड्रग सप्लाई होते हैं, ठीक है। और ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश को बहुत पीछे कर सकता है, उसकी युवा आबादी को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। देखो, दो तीन चीज़ें इतनी खतरनाक है ना, ये किसी देश के युवा आबादी को क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। जैसे इसमें एक ड्रग्स है, पॉर्न है, ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी देश की आबादी को बर्बाद कर सकते हैं। और यही कारण, मतलब यही चिंता का विषय किसके लिए, भारत के लिए भी है। पंजाब में आपने उड़ता पंजाब एक मूवी देखी होगी, ठीक है, कितने ड्रग एडिक्ट होते हैं, आप अपने आसपास ही देख लो, कितने छोटे छोटे बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं, पॉर्न एडिक्ट हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं किसी भी देश की है वर्तमान समय में। अगर किसी देश की सबसे बड़ी समस्या है जो मुझे लगता है युवा आबादी के लिए, वो यही दो समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चर्चा के स्थान क्या है, जेलिस्को और टपालपा, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो ये मैक्सिको में है। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो फेंटानिल के बारे में पूछ सकता है कि फेंटानिल क्या है। देखो इस चीज़ को ना लिख लेना कहीं पर, ठीक है, पूछ सकता है कि फेंटानिल क्या है। तो फेंटानिल क्या है कि यह एक सिंथेटिक ओपियोइड है, क्या है, एक सिंथेटिक ओपियोइड है जिसका इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। लेकिन मैक्सिको में इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था, नशे के लिए किया जाता था, ठीक है। और यही क्या हुआ है, भारी मात्रा में इसकी तस्करी होती थी, कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है। अब हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ठीक है, कि भारत अपने जो ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कर रहा है और उत्तराखंड क्या कर रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो भारत में ड्रग्स की समस्या वास्तव में एक बहुत गंभीर और आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे ड्रग तस्करी के लिए बहुत ही संवेदनशील बनाती है, क्योंकि यह दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक देशों, गोल्डन क्राइसेंट, ये आपके पेपर में कभी भी आ सकता है कि गोल्डन क्राइसेंट में कौन से 3 देश हैं, ठीक है, गोल्डन क्राइसेंट में कौन से 3 देश हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है।
IAP या PAI, कुछ भी याद कर लो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान क्या है, गोल्डन क्राइसेंट का पार्ट है, ठीक है। ये अफीम उत्पादक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और आपको ये तो पता ही होगा ना कि अफगानिस्तान में अफीम बहुत ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है। जो अफगानिस्तान की भूमि है वहाँ पर जो जो वहाँ की फर्टाइल लैंड है वो क्या करती है, अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्या है, गोल्डन क्राइसेंट का पार्ट है। ये कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, और न जाने कितनी बार तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, गोल्डन क्राइसेंट के बारे में। और दूसरी तरफ है गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन से 3 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। TAI, TM, MTA, कुछ MAT, मैट कर दो इसको, हाँ MAT, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, सॉरी L होगा ना लाओस, तो MLT या हाँ MLT कर दो इसको, MLT से याद कर दो। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस क्या है, गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये भी पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है। अब भारत के कानून और संवैधानिक उपाय क्या है, तो पहला है, सबसे पहले है NDPS एक्ट है। NDPS एक्ट कब का है, 1985 का। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे NDPS भारत के लिए इंपॉर्टेंट है ड्रग को ख़त्म करने के लिए, वैसे ही इसका जो वो ईयर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह भारत का सबसे प्रमुख और सख्त एंटी ड्रग कानून है। इसके तहत ड्रग के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें दोषियों की संपत्ति जब्त करने और मौत की सज़ा बार बार गंभीर अपराध करने पर तक प्रावधान है। तो ठीक है, NDPS एक्ट आपको पता चल गया। फिर PIT NDPS एक्ट है 1988 का, अवैध तस्करी को रोकने के लिए प्रिवेंट डिटेंशन का अधिकार है। देखो प्रिवेंट डिटेंशन किसे कहते हैं, प्रिवेंट डिटेंशन किसे कहते हैं कि आपको अगर किसी पे शक है तो आप उसको पहले ही डिटेन कर दो, पहले ही पकड़ लो, ताकि वो उपद्रव ना कर पाए। तो ये आप कई बार पढ़ते होंगे किसमें, जब आप आर्टिकल 32 करते हैं, रिट्स पढ़ते हैं जब आप, तो इस शब्द को आपने वहाँ पर भी पढ़ा होगा, प्रिवेंट डिटेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंट डिटेंशन क्या होता है कि हम किसी को पहले ही पकड़ लेते हैं, पहले ही मतलब क्या, अपराध करने से पहले अगर शक के आधार पर हो तो पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 47, देखो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 47 क्या करता है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा और नशीले पेय व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर रोक लगाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। फिर कुछ संस्थागत जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी हैं, जैसे NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। ये कब बना था, तो 1986 में स्थापित किया गया था। यह भारत की नोडल एजेंसी है जो पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाती है और ऑपरेशन चलाती है। फिर नारकोड है, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसे 2016 में स्थापित किया गया था। इसका काम केंद्र और राज्य के बीच जांच एजेंसी जैसे पुलिस, BSF और कस्टम के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है। इसके 4 स्तर हैं, एपेक्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल। तो ये यहाँ पर ये नारकोड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कब बना था, 2016 में बना था। फिर सिम्स है, ठीक है, यह पोर्टल नशीली दवाइयों की जब्ती और अपराधियों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सामाजिक और जागरूकता कुछ अभियान भी है। ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के साथ साथ सरकार डिमांड कम करने पर भी फोकस देती है। तो नशा मुक्ति भारत अभियान, देखो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कब शुरू हुआ था, बहुत लोगों को बहुत लोग इसको बैनर में आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, नशा मुक्ति भारत अभियान, लेकिन ये कब शुरू हुआ ये आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था ये, ठीक है। तो नशा मुक्ति भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में शुरू किया गया। यह सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका फोकस देश के सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में युवा, महिलाओं और स्कूलों में जागरूकता फैलाना है। ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बता सकते हो कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कहाँ पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। फिर NAPDDR, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, यह 2018 से 25 तक
का एक एक्शन प्लान है। इसमें नशा छुड़वाओ केंद्र जो अपने डी एडिक्शन सेंटर होते हैं ना, उनको को वित्तीय सहायता देना और पुनर्वास रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करना शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी है ड्रोन और तटीय सुरक्षा। तो पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन्स के जरिए होने वाले ड्रग डंपिंग को रोकने के लिए एक एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल और तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया है, जिसे विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र। तो देखो गुजरात में तो वैसे भी ये लिक्वर और ये सारी चीज़ें क्या है, बैन है। बिहार में भी बैन है। ठीक है, बिहार में भी बैन है। हमारे उत्तराखंड में बैन कब होगी ये भगवान जाने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यूएन कंजर्वेशन। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के तीनों प्रमुख ड्रग सम्मेलनों, देखो ये पूछा जा सकता है आपको कि जो यूएन कंजर्वेशन है ना, उन्होंने ड्रग सम्मेलन कब कब किए, तो 1961 में किए, 71 में किए और 1988 तक हस्ताक्षर हैं ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में मतलब जितने भी इनके ड्रग सम्मेलन हुए भारत ने वहाँ पर पार्टिसिपेट करा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, भारत ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते बायलैटरल एग्रीमेंट किए हैं। किस चीज़ के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स को तोड़ा जा सके जिससे। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए कि भारत ने कितने देशों के साथ साइन करे हैं। तो कितने देशों के साथ करे हैं, 27 देशों के साथ करें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, मतलब पूरा टॉपिक समझ आएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस एमसीक्यू का आंसर कहाँ पर करना है, कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, तो आज के लिए आज के डीएनए में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।